ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में अपन पहला डिस्कस कर रहे हैं, दे रहे हैं कि अ ग्लास स्लैब कैन नॉट डेविएट द लाइट। तो अ ग्लास स्लैब कैन नॉट डेविएट द लाइट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, डेविएशन मतलब ये होता है कि, ट्रू है है क्योंकि ना, सर एंगल करता है वो। हाँ, डेविएशन मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे और जो भी फाइनल आपकी इमर्जेंट रे है उसके बीच में कुछ एंगल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में क्या होता है, जो रे होती है, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, उनके बीच में क्या होता है, एंगल होता है, मतलब कि वो डेविएट हो जाती है प्रिज्म में। बट यहाँ पर स्लैब के केस में क्या होता है, स्लैब में जो आपकी इमर्जेंट रे निकलती है, इमर्जेंट रे और जो आपकी इंसिडेंट रे है, उनके पाथ जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से जो ग्लास स्लैब है वो डेविएट नहीं करिए, कैन नॉट डेविएट, है ना। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा पहला स्टेटमेंट। सेकंड सर मतलब स्टेटमेंट है, उनके बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ डेविएशन नहीं हो रहा लेटरल है। डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं ये डेविएट की। डेविएट मतलब होता है जो आपने प्रिज्म में देखा है ना, प्रिज्म के केस में, प्रिज्म शायद आपको ध्यान होगा, या मैं डायग्राम बनाऊं उसका। प्रिज्म में क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल होता है ना, यानी जो पाथ होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसी एंगल से, है ना। तो वो होता है डेविएट होना। अब इस केस में तो क्या होगा, कोई एंगल होगा ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि इंसिडेंट रे का जो पाथ है और इमर्जेंट रे का जो पाथ है वो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो वो लेटरली शिफ्ट हो गया पाथ, है ना, पर डेविएट नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अ ग्लास स्लैब कैन प्रोड्यूस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तो आई डोंट थिंक कि किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये तो क्या आएगा, ट्रू ही है। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता ही है। यस सर। है ना, थर्ड वाला देखते हैं, द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्लैब डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ बीम। ये आपको बताना है शिफ्ट। तो ऐसा करते हैं, शिफ्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी 1 - 1 हाँ अपॉन मैंने म्यू। कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स थर्ड के केस में? फॉल्स चिन्मय है। ने आंसर कर दिया, हर्षित ने कर ऑल। दिया, है ना। क्या आएगा बेटा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स क्यों आएगा, आप देख रहे हो शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है। शिफ्ट का फॉर्मूला है टी 1 - 1 अपॉन म्यू। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एक तो स्लैब की थिकनेस पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में देखा अपरेंट शिफ्ट इन केस ऑफ अ स्लैब ऑलवेज सर फोर्थ अकर्स। में गलत होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट रे दे रखी, वो इंसिडेंट लाइट रे होनी चाहिए वहां। एक सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। सर फोर्थ में ट्रू होगा ना। आपको आंसर जो है वो करने हैं अपने चैट बॉक्स में, है ना, या मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर दूं, उसके बाद आप अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दे रखा है, अपेरेंट शिफ्ट इन केस ऑफ अ स्लैब ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग। ठीक है, ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग। तो जैसे आपका ये शिफ्ट का फॉर्मूला दे रखा है, शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन म्यू दे रखा है। तो अगर इसको थोड़ा आप एक्सटेंड करो तो ये जो म्यू होता है, ये म्यू होता है म्यू रिलेटिव। ठीक है, और ये जो म्यू रिलेटिव है, ये जो म्यू रिलेटिव है, म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला होता है म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय वी म्यू रिफ्रैक्टेड। यानी इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रे जहां पर ट्रेवल कर रही है और रिफ्रैक्टेड रे जहां पर ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, उस मीडियम का क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। जैसे मैं एक स्लैब बनाऊं या आपने स्लैब बनाई, ठीक है, ये स्लैब हमने बनाई, और मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट इस जगह रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रे आएगी, ये ऑब्जेक्ट से रे आई, तो पहला रिफ्रैक्शन तो यही हो जाएगा। ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये हो गया। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, अवे। तो फाइनल जो रे जाएगी आपकी, फाइनली जो रे बनेगी, वो फाइनल रे कहाँ जा रही है, एयर में। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे आपको फाइनल मिलेगी वो कहाँ जाएगी, एयर में। और जो इंसिडेंट रे होगी इस जगह, वो इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अपन ने म्यू ले लिया। तो देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, स्लैब का। तो म्यू इंसिडेंट कहाँ आ जाएगा, म्यू स्लैब आ जाएगा। ठीक है, और म्यू रिफ्रैक्टेड कहाँ जाएगा, म्यू जो भी मीडियम है, जैसे यहाँ तो एयर है, वो म्यू मीडियम आ जाएगा। तो टोटल बात ये हो गई कि म्यू रिलेटिव जो होगा, म्यू रिलेटिव अपना हो जाएगा म्यू स्लैब एंड डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा म्यू मीडियम। ठीक है, म्यू मीडियम आ जाएगा। अब इसके केस में अगर देखो, ये रेशियो आ रहा है आपके पास, ये वैल्यू है,
ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी म्यू रिलेटिव की। तो एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? एस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है अगर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 1, इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 1, अगर ये वैल्यू मोर देन 1 है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो शिफ्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, शिफ्ट जो है नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। आप अभी आपने क्या करा है, अभी तक आपका कोई नेगेटिव तो आया ही नहीं है ना। तो आप क्या लेते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, शिफ्ट जो होता है वो कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। क्योंकि हमारे जो भी केस बने हैं उसमें स्लैब होता है, तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, एयर होता है। मोस्टली सारे केसेस में अपने यही हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ फोर्थ में जो कह रहे हैं कि apparent shift in case of a slab always occurs in the direction of light ray traveling। तो always जो वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है उसकी वजह से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स। ठीक है, अगर ये केस कहीं पर आ गया जिस केस में ये वैल्यू मोर देन 1 है, तो जो अल्टीमेटली जो शिफ्ट निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा उसका। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, है ना। फिफ्थ दे रखा है, द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्लैब कैन नेवर एक्सीड इट्स थिकनेस। फिफ्थ का बताओ, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू The सर, ट्रू तो ट्रू। इसका क्या आ जाएगा, ट्रू, ट्रू आएगा सर। है ना, ट्रू आएगा। मैं इस तरह से आपके ये जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड का फॉल्स है, फोर्थ का फॉल्स है और फिफ्थ का ट्रू है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है एक बार, जो कौन सा क्वेश्चन था, ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा फास्ट लेके चलते हैं अपन अपना प्रोसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। अब ये क्वेश्चन है, इन फिगर अ पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड एट अ हाइट एच above the plane mirror in a medium of refractive index mu, find the number of images seen for normal view। कितनी इमेजेस दिखेगी बेटा, कौन बताएगा? टू इमेजेस दिखेगी। दो दिखेगी, आप चैट बॉक्स में सर मैसेज कर सकते हो। हाँ इमेज तो 2 दिखेगी, इसका सेकंड पार्ट नहीं आया सर। हाँ, हाँ देखो सर, सेकंड पार्ट सबसे नहीं आया। फर्स्ट, एक सेकेंड बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ देखो, आप सबसे फर्स्ट जो आपको फर्स्ट इसका आंसर करना है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सो हियर हियर आई कैन सी two images of two objects। ठीक है, आई के लिए यहाँ पर क्या होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे और उन दो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनेगी। अब दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, है ना, तो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, एक तो ये एस खुद हो गया और ये नीचे प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनेगी, प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनेगी बेटा, वो भी एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी आई के लिए। तो इस तरह से आई के लिए दो ऑब्जेक्ट हो गए और इन दो ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस इसको क्या होंगी, विजिबल होगी। अब ये कह रहे हैं कि वो जो दो इमेजेस बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है ना। तो तो हम क्या करते हैं कि ये जो टोटल हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टोटल हाइट को मैं ले लेता हूँ डी। टोटल हाइट कितनी ले ली, डी। अब ये ध्यान रखना, फिजिक्स में और मैथ्स में एक कॉमन बात है कि जो भी वेरिएबल आपने अज्यूम किया है, फाइनल आंसर में वो वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये टोटल डी है तो ये जो इंटरफेस से जो एस है उसकी कितनी हो गई है, डी माइनस एच हो गई। ठीक है, तो इंटरफेस से जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है जो कि एस था, उसकी, इसको हटा देते हैं। अब हमें पता ही है कि दो दो बनने वाली इमेजेस। ठीक है, तो ये हो गई डी माइनस एच। अब ध्यान से देखना, ये जो एस है, इस एस की इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, यहाँ पर कहीं पे बनाएगा। ठीक है, ये इमेज जो बनेगी ये क्या बनेगी, एस डैश बनेगी। और ये जो एस डैश है, इस एस डैश की यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। अब इसके लिए भी अगर मुझे अपरेंट डेप्थ निकालनी है तो मुझे एस डैश जो है, एस डैश की इंटरफेस से डिस्टेंस लेनी है और इंटरफेस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पर डी प्लस एच आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है,
नाउ ध्यान से आप देखो, एक ऑब्जेक्ट तो मेरा एस हो गया और एक ऑब्जेक्ट मेरा एस डैश हो गया, किसके लिए? इस आई के लिए। तो इस आई के लिए जो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हुए हैं वो कौन हो गए? एक तो एस हो गया और एक एस डैश हो गया। तो इन दोनों की इसको आई को क्या करेगी? दो इमेज दिखेगी, पर बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो एपरेंट डेप्थ जो लिख लेगी वो इस एस की भी लिख लेगी और एस डैश की भी लिख लेगी, ठीक है। तो लेट्स से दैट द एपरेंट डेप्थ फॉर दिस एस इज x1। इसके लिए मैं सर क्या ले लेता हूँ? एक डाउट है, लेट्स फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ एस, ठीक है, फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूं क्या? फॉर्मूला आपको पता ही है ना? फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर? एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ, वो भी आप लगा सकते हो, बट चाहो तो ये याद रखो, ये सब जगह आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। म्यू रिलेटिव जो होता है आपका, वो होता है म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड, यानी कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपकी एस की बात कर रहा हूँ मैं, एस के लिए एपरेंट डेप्थ हमें पता करना है। मान लो एपरेंट डेप्थ में इसके लिए मान रहा हूँ x1, तो एपरेंट डेप्थ हो गई x1, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक d माइनस एच, तो d माइनस एच आपकी रियल डेप्थ हो गई, इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर आपको लिखना है इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में 4 उसका बाई 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4 बाई 3। हाँ, वो बाद में अभी पुट कर देंगे, है ना। और बाद में रिफ्रैक्टेड रे किस में जा रही है? एयर में। एयर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कितना है? 1। तो x1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? d माइनस एच डिवाइड बाई 1। ये एक इक्वेशन आ सर जो आपके पास, ठीक है। अपैरेंट डेप्थ, सर जो अपन अपैरेंट डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं वो सरफेस से कर रहे हैं ना? एपरेंट डेप्थ हमेशा इंटरफेस से मेजर की जाती है, ये इंटरफेस जो है, ये आप बिल्कुल ध्यान ओके सर। माइंड में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सेकंड वाले के लिए निकालते हैं कि भाई म्यू रिलेटिव वाले कैसे वैल्यूज पुट करी? हाँ, इसमें देखो बेटा, ये आपकी जो रे जाएगी ना इंसिडेंट रे, वो कहाँ से निकलेगी? ऑब्वियसली सोर्स से ही निकलेगी, और सोर्स से जो इंसिडेंट रे निकल रही है, तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? म्यू में है ना आपकी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे किस में जाएगी? एयर में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे किस में है आपकी? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, तो वहाँ म्यू आ गया। और रिफ्लेक्टेड रे जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। एयर के लिए 1 आ गया। आया समझ में? ठीक है। सर तो अपन यस देख तो अपन एयर से दे रहे हैं ना? हाँ, एक बार और रिपीट कर दो क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सर अपन देख तो इमेज को एयर से या आई से दे रहे हैं ना, या हाँ, फिर आई वाटर से, से? यहाँ से देखोगे ना, पर इंसिडेंट रे तो आपके ऑब्जेक्ट से ही निकलेगी ना, सोर्स से। सोर्स है ना ये एस आपका, तो आपकी जो इंसिडेंट रे होता है यहीं से निकलेगी, यहाँ से इंसिडेंट रे निकलेगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर आई तक पहुंचेगी, तभी आई इसको देख पाएगी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आए समझ में, है ना? ठीक है, आगे बढ़े प्रथम। यस सर। अब अपन निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ यस सर। इमेज ऑफ एस डैश, ठीक है, एस डैश फ्रॉम इंटरफेस। अब देखो, ये तो मैं आपके हिसाब से लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इंटरफेस लिख रहा हूँ, नहीं तो अपरेंट डेप्थ जहाँ लिखी हो उसका ऑटोमेटिकली मतलब जो है वो इंटरफेस ही होता है। तो x2 जब अपन निकालेंगे तो x2 आ जाएगा x2, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी है इसकी? d प्लस एच, तो d प्लस एच आपकी रियल डेप्थ आ जाएगी। फिर ये आएगा 1 डिवाइड बाय म्यू इंसिडेंट, तो म्यू इंसिडेंट यहाँ भी म्यू आएगा, और रिफ्रैक्टेड 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से? x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? d प्लस एच डिवाइड बाय म्यू, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस हो गई आपके, कहाँ से? इंटरफेस से। ये सेकंड इमेज की डिस्टेंस हो गई कहाँ से? इंटरफेस से। आपसे पूछा है क्वेश्चन में सर कि अब अपन फाइंड द -1 कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस निकालेंगे, बिटवीन द इमेजेस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस किससे निकालोगे? x2 माइनस x1 कर दो, ठीक है। x2 माइनस x1 कर दो, x2 कितना है आपका? देखो d प्लस एच डिवाइड बाय म्यू, और माइनस x1 कितना है?
डी माइनस एच डिवाइड बाय, यहाँ से म्यू का आप, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से आप म्यू का एलसीएम ले लो, तो ये आएगा डी प्लस एच एंड माइनस डी प्लस एच। तो इस डी से डी, देखो डी कैंसिल हो गया अपना, डी मैंने आपको क्या बोला था, अज्यूम्ड वैल्यू थी अपनी, क्वेश्चन में नहीं गिवन था डी, क्वेश्चन में अपन को म्यू गिवन था और एच गिवन था, और अपना आंसर भी देखो एच और इसमें ही आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर बन गया 2h बाई म्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 2h बाई म्यू। तो मेरा एक सजेशन सर है, अपन ने डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस क्यों निकाली, इसका रीजन? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बीम ऑफ विड्थ टी, तो वापस क्वेश्चन में नोटिस करना है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको। तो आपको एक तो विड्थ टी गिवन है, ठीक है, इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री ऑन एयर वाटर बाउंड्री, द विड्थ ऑफ द बीम इन वाटर इज, तो आपको एक तो टी गिवन है और एक म्यू गिवन है। और अगर मैं ये कह दूं कि इसने बोला है द विड्थ ऑफ द बीम इन वाटर, मैं मान लेता हूँ कि विड्थ इन द बीम, विड्थ ऑफ द बीम इन वाटर इज टी डैश, तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन ले, आप हमेशा पूछते हो ना सर ध्यान कैसे रहता है, आपको आंसर क्या निकालना है, कैसे स्टेप होगी, तो देखो इसके अंदर आपको टी डैश निकालना है, और टी डैश जो होगा ना वो किस आंसर आपको किस फॉर्म में आने चाहिए, आपके आंसर में एक तो टी आना चाहिए और म्यू आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, टी और म्यू के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए आपके आंसर में। तो आप देखो कि यहाँ पर टी और म्यू के अलावा टी डैश तो आपको निकालना ही होता, अननोन क्वांटिटी है, तो आपके एक और वेरिएबल कौन आ रहा है, वो आ रहा है आर, जो एक और वेरिएबल आ रहा है ना वो आर आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसी टिक्नोमेट्री लगानी है कि टिक्नोमेट्री लगाकर आर को अपन हटा सके कैसे भी करके। ठीक है, तो देखो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप फर्स्ट यही लगा दो, सबसे पहला काम जो आपको इसमें स्नेल्स दिख लॉ जाएगा, लगाएंगे सर। आप स्नेल्स लॉ लगा लो। ठीक है, सर इसमें ये साइन या टेन का, एक सेकेंड, सर इसमें साइन या टेन अब टेन ये थीटा का प्रयोग होगा, मतलब लाइक देखो, आप इधर देखो एक मिनट, जैसे स्नेल्स लॉ लगाया तो म्यू ऑफ एयर देन साइन, एंगल कितना है ये 45 डिग्री है, ठीक है, देन म्यू ऑफ वाटर देन साइन, ये आपको आर दे रखा है, तो म्यू ऑफ एयर 1 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, ठीक है, म्यू ऑफ वाटर इसने म्यू दे रखा है और ये साइन आर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से ज्यादा नहीं तो ये तो लिख ही सकता हूँ कि मैं भाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन आर इज इक्वल टू हो गया 1/√2 और म्यू, ये एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, देखो म्यू आ रहा है मेरे पास और ये तो √2 है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, साइन आर मुझे कुछ ना कुछ करके इसको रिप्लेस करना पड़ेगा साइन आर को। तो अब क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा टिक्नोमेट्री लगा हुआ है, अब क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जैसे ये वाला पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये वाले को बी ले लेता हूँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, हो गया नहीं हो गया, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, कौन बताएगा, ये एंगल कितना होगा, बोलो। 45 डिग्री। 45 डिग्री ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल लेता हूं मैं ए एम बी, ये एम बनाया हुआ है मैंने, इन ट्राइंगल ए एम बी, ठीक है, इस ए एम बी में अगर मैं cos 45 डिग्री लगाऊं तो cos 45 डिग्री कितना आ जाएगा, ये तो इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, तो cos 45 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनियस, ए एम डिवाइड बाय ए बी, ठीक है, और यहाँ से हम ए बी निकालू अगर मैं, तो ए बी इजिकल टू, देखो ए एम तो क्या, ए एम तो टी है, ए एम क्या आपका टी है, तो ये टी आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, cos 45 डिग्री आ जाएगा, cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो आपका जो ये ए वन बी बाय है रूट ना, टू। ए बी आ जाएगा आपके पास √2 और टी आ जाएगा, ठीक है, इसको आप कर दो आपकी इक्वेशन सेकेंड, पहला काम तो ये करना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे की स्टेप क्या है, अब ये आपको तो टी डैश निकालना है, तो टी डैश निकालने के लिए क्या करो, बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, क्या करो बी से, तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको, ध्यान रखना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, है ना, मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा बन सके, तो ये आपने मान लो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करा, ठीक है, और ये एम था, इसको एन कर दो, ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कराए तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला जो एंगल आएगा आपका, ये एंगल कितना आएगा आर, ठीक है, अब ये कैसे आएगा सर आर, आर क्यों आएगा?
वो आप थोड़ा सोचते रहो, मैं आगे बता दूंगा, तो सोचते रहो आप कैसा आएगा। ठीक है, ये अब मैं सर आ गया कैसा है ना, आएगा? ओके, तो अब अपन ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एन बी। अब इस ट्राइंगल में भी अगर मैं कॉस आर निकालूं, सर आ गया समझ में। है ना, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 मिनट यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉस आर निकालूं तो ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये आ जाएगा आपका, इस वाली थिकनेस को मैं कह लेता हूँ टी डैश है। ठीक है, तो ये आएगा बी एन, तो ये आ गया आपका, ठीक है, एंड बी एन डिवाइड बाय ए बी क्या है आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस है, तो ये ए बी आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व अगर किया जाए तो बी एन जो है हमारा वो है आपका टी डैश, और इसको कर दूं मैं ए बी, तो देखो मुझे एक इनका रिलेशन सा दिख रहा है कि भाई ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी डैश डिवाइड बाय कोस आर आ गया। ठीक है, और ये अपनी आ गई थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें ए बी यहाँ आ रहा है, ये ए बी इधर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टी डैश डिवाइड बाय कॉस आर एंड इज इक्वल टू ये आ गया रूट टू टी, या थोड़ा और आगे जाऊं तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू टी इंटू आ गया कॉस आर। तो देखो साइन आर तो है मेरे पास, ये रहा साइन आर ये है, तो कॉस आर कितना होगा, कॉस आर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, यही होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज Yes, इक्वल टू sir. 1। यस सर आप यस। ये निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका रूट टू टी, और cos आर की वैल्यू कितनी रखोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो साइन स्क्वायर आर मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू का स्क्वायर कर दूं, 1 अपॉन अंडर 2 डिवाइड में म्यू रूट टू को तो 2 ही लिख दीजिए ना। इसका वो अभी करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ टॉप पे कर रहा हूँ, देखो देखो करा क्या मैंने। अब मेरी जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, उस एक्सप्रेशन में देखो सिर्फ टी बचा हुआ है, बाकी टी और म्यू बचा है, बाकी सब हट गया। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये रूट टू टी आ गया, और डिवाइड बाय रूट टू म्यू आ जाएगा। ठीक है, और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में आपका रूट टू म्यू है, तो ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस 1 रूट टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, इस रूट टू से इस रूट टू को काट देना, ये आ जाएगा आपने बाहर रूट 2 म्यू कैसे लगाया? अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस